मार्क्सवाद राजनीति का वह सिद्धांत जिसे जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818-1883 और उसके सहयोगियों ने स्थापित किया। यह सिद्धांत मानव समाज की समस्याओं का इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न करता है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखता है। यह संघर्ष उत्पादन प्रणाली की त्रुटियों के कारण पैदा होता है, जिसमें कुछ लोग सामाजिक उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं और शेष समाज को अपनी बनाई हुई शर्तों पर श्रम के लिए विवश कर देते हैं। इसमें समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बढ़ जाता है। इन वर्गों का संघर्ष ही संपूर्ण इतिहास की कुंजी है। मार्क्सवाद यह मानते हैं कि पूंजीवाद के दौर में यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इसमें कामगार वर्ग अपना शक्तिशाली संगठन बनाकर पूंजीपति वर्ग को धराशायी कर देगा और सामाजिक उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व स्थापित करेगा। इस तरह वह समाजवाद के माध्यम से वर्गहीन समाज के उदय का रास्ता तैयार करेगा। समुदायवाद एक समकालीन दर्शन है। समुदायवाद एक समकालीन दर्शन है। इसकी उत्पत्ति उदारवाद की आलोचना से हुई है। यहाँ यह तर्क दिया जाता है कि आज के युग में सुख सुविधाओं के साधन तो बहुत बढ़ गए हैं और आम खुशहाली भी बढ़ी है, परंतु आर्थिक सुरक्षा के बीच भी मनुष्य को भावात्मक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। वह भीड़ के बीच में भी अकेला, वह समाज में तो रहता है परंतु समाज के साथ कोई लगाव या अपनापन अनुभव नहीं करता। समुदायवाद व्यक्ति और समाज के इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का प्रयत्न है। समुदायवाद के समर्थक यह मानते हैं कि व्यक्ति का अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व सामाजिक जीवन की देन है। भिन्न भिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कटी हुई इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि वह समाज की आकृति में एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु हैं। सब व्यक्ति अपने समुदाय के सदस्यों के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक वह इस रूप में जुड़े रहते हैं तभी तक सार्थक जीवन बिताते हैं। जब भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लग जाते हैं तब उनका जीवन बिखर जाता है और उनके यथार्थ हित की सिद्धि नहीं हो पाती। इसके लिए उन्हें संपूर्ण समुदाय के हित को पहचान कर उसकी सिद्धि में अपना योग देना चाहिए। वैसे समुदायवाद एक आधुनिक विचार है, परंतु इसके आरंभिक संकेत प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु 18वीं और 19वीं शताब्दी के अनेक विचारकों के चिंतन में मिलते हैं। इनमें जे रूसो 1712-1777, GWF 1770-1831, एच ग्रीन 1882 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके समकालीन प्रवर्तकों में स्टेयर, मैकइंटायर, माइकल सैंडल और चार्ल्स टेलर विशेष रूप से विख्यात हैं। समुदायवाद राजनीति वह सिद्धांत है जो समुदाय के जीवन से जुड़े हुए मूल्यों को सार्वजनिक नीति का उपयुक्त आधार मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति का शुभ समुदाय के सामान्य शुभ का अभिन्न अंग, समुदाय की संस्कृति परंपराओं कल्चरल ट्रेडिशनल और उसमें प्रचलित सामाजिक भूमिकाओं सोशल रोल्स के संदर्भ में ही सामान्य शुभ का पता लगा सकते हैं और उसकी सिद्धि का प्रयत्न कर सकते हैं। संक्षेप में उदारवाद यह मानता है कि केवल राजनीतिक और कानूनी स्वतंत्रता मिल जाने पर सब मनुष्य स्वतंत्र हो जाते हैं और वे खुले बाजार ओपन मार्केट के तौर तरीके अपनाकर अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हुए अपने संबंधों को सबके हित में नियमित कर सकते हैं। विभिन्न समूह अपने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने हित समूह बनाकर परस्पर संबंधों का समायोजन कर सकते हैं, परंतु मार्क्सवाद यह मानता है कि जब तक निजी संपत्ति की संस्था विद्यमान है तब तक
आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से समाज प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्गों में बटा रहेगा। उनमें होने वाला कोई भी समझौता केवल पराधीन वर्ग के दमन और शोषण का साधन होगा। अतः जनसाधारण की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करना जरूरी है। इस तरह मार्क्सवाद समाजवाद के आर्थिक ढांचे को आधार मानता है और कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों को अधिरचना की संज्ञा देता है। यह अधिरचना किसी भी युग में समाज के आर्थिक ढांचे के अनुरूप विकसित होती है। फिर जहां उदारवाद व्यक्ति के अधिकारों पर बल देता है, वहीं समुदायवाद उसके कर्तव्य और दायित्व पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उदारवाद व्यक्ति को स्वार्थ साधन की पूरी छूट देता है। वह यह मानता है कि जब पृथक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ साधन को तत्पर होते हैं, तब उनके परस्पर लेन देन से सामान्य हित की सिद्धि अपने आप हो जाती है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्तियों को एक दूसरे से कटी हुई इकाइयों के रूप में देखता है, जिनका परस्पर संबंध स्वार्थ पूर्ति की भावनाओं से प्रेरित होता है। इसके विपरीत समुदायवाद यह मानता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों के जोड़ से सामान्य हित का निर्माण नहीं होता। वास्तव में सामान्य हित का स्रोत पूरा समुदाय है। व्यक्ति का हित उसकी देन है। सामान्य हित ऐसी झील नहीं है जिसमें पृथक व्यक्तियों के हितों की धाराएं आकर समा जाती हों। यह ऐसा विशाल स्रोत जिससे व्यक्तियों के हितों की सहस्र धाराएं फूटती हैं। सामान्य हित सूर्य है। व्यक्तियों के हित उसकी किरणें हैं। किरणें मिलकर सूर्य का निर्माण नहीं करती, बल्कि वे स्वयं सूर्य की देन हैं। राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के उदारवादी की दृष्टिकोण की मुख्य मान्यताएं यह हैं। राजनीति समूहों की गतिविधि है। तो राजनीति का उदारवाद दृष्टिकोण व्यवहार के धरातल पर समाज के बहुलवादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न व्यक्ति विभिन्न समूहों के सदस्य के रूप में अपने अपने भीतरों की देखरेख करते हैं। अतः समाज में बहुत सारे समूह बन जाते हैं जो अपने अपने ढंग से संगठित होते हैं। ये समूह अपने प्रतिस्पर्धी समूहों के हितों के विरुद्ध अपने अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। इन्हें हित समूह कहा जाता है। उदाहरण के लिए दुकानदारों और उपभोक्ताओं के समूह अपने अपने सदस्यों के परस्पर विरोधी हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मालिक और मजदूर, जमींदार और किसान, मकानदार और किराएदार अपने अपने हित समूहों के माध्यम से अपने अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। इन परस्पर विरोधी हितों के टकराव से ही आगे चलकर राजनीति का जन्म होता है। राजनीतिक दल विभिन्न हित समूहों की मांगों में तालमेल स्थापित करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है। राजनीति में विभिन्न समूहों की परस्पर विरोधी मांगों का समाधान ढूंढने के लिए ऐसी नीतियां, निर्णय और कानून बनाए जाते हैं जो उन समूहों को मान्य हों या कम से कम वे उनका पालन करने को तैयार हों। यह सच है कि इनसे सब समूह की सब मांगें पूरी नहीं हो जाती, परंतु जनसाधारण को यह विश्वास होना चाहिए कि ये कानून उचित अधिकारियों या उचित संस्थाओं के द्वारा उचित रीति से बनाए गए हैं और उनमें सबके हितों का ध्यान रखा गया है। ऐसा विश्वास होने पर लोग अपने मन से कानून का पालन करेंगे। फिर भी इन कानून को पूरी तरह लागू करने के लिए सरकार के पास शक्ति होना जरूरी है। उदाहरण के लिए सड़कों पर सभी प्रकार के यातायात की सुविधा के लिए यातायात के नियम बनाए जाते हैं।
संकेत लगाए जाते हैं, लाल और हरी बत्तियों की व्यवस्था की जाती है और पुलिस कांस्टेबल तैनात किए जाते हैं। साधारणतः लोग अपने आप इस व्यवस्था का पालन करते हैं, परंतु नियमों और संकेतों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने और दंड दिलवाने के साथ यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाती है। इस आधिकारिक सत्ता के प्रयोग से ही राजनीति का उद्देश्य पूरा हो पाता है। राजनीति परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का साधन है। तो उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार आधिकारिक सत्ता का प्रयोग किसी दूसरे की इच्छा को थोपने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह ऐसी इच्छा को व्यक्त करती है जहां विरोधी वर्गों में समझौता हो जाता है। दूसरे शब्दों में उदारवाद समाज के अंतर्गत परस्पर विरोधी वर्ग अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं करते, बल्कि सुलह समझौते के आधार पर कोई ऐसा समाधान निकाल लेते हैं जिसमें सबके हितों का ध्यान रखा गया हो। राजनीति का प्रयोग ऐसा समाधान ढूंढने के लिए ही किया जाता है। अतः राजनीति मूलतः संघर्ष के समाधान का साधन है। राजनीति के माध्यम से ही समाज में ऐसी नीतियां, निर्णय और नियम बनाए और लागू किए जाते हैं जो परस्पर विरोधी समूहों के हितों में सामंजस्य का साधन हो। उदाहरण के लिए ऐसे नियम मालिक और मजदूर, निर्माता और उपभोक्ता, जमींदार और किसान, मकान मालिक और किराएदार या किसी चौराहे पर विभिन्न दिशाओं में आने वाले यातायात के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। संक्षेप में, राजनीति के माध्यम से ही समाज की संगठित शक्ति के द्वारा समाज की समस्याओं और विवादों का वैध और न्याय संगत समाधान निकाला जाता है। राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण यह स्वीकार करके चलता है कि समाज में सुलह समझौते तथा वैध बल प्रयोग के द्वारा किसी भी तरह के मतभेद, संघर्ष या विवाद को सुलझाया जा सकता है। राजनीति समाज में शांति व्यवस्था और न्याय स्थापना का साधन है। राजनीति सामान्य हित को बढ़ावा देने का साधन। तो राजनीति का उदारवाद दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि समाज में विभिन्न वर्गों के हितों में जो विरोध, मतभेद या विवाद पाया जाता है वह बहुत गहरा नहीं होता। जब विभिन्न वर्ग अपने अपने संकीर्ण हितों से थोड़ा हटकर सोचते हैं तो उन्हें सामान्य हित दिखाई दे जाता है, जिसे पहचानने में देर नहीं लगती। उदारवाद की दृष्टि में सामान्य हित कोई एकसार वस्तु नहीं है, बल्कि यह परस्पर विरोधी में संतुलन की अवस्था है। राजनीति का ध्येय लोगों को इसी सामान्य हित तक पहुंचने में सहायता देना और उसकी सिद्धि के साधन जुटाना है। सामान्य हित में सभी समूहों के हितों को आपस में जोड़ने और उनमें समायोजन स्थापित करने की गुंजाइश रहती है। परस्पर विरोधी वर्ग एक दूसरे को समझा बुझाकर, विश्वास दिलाकर या एक दूसरे के दिल में जगह बनाकर ऐसे नियम और तरीके ढूंढ लेते हैं जो सामान्य हित के साधन हों। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि सामान्य हित के बारे में उदारवाद की धारणा समुदायवाद की धारणा से सर्वथा, अर्थात सामान्य हित के बारे में उदारवाद की धारणा समुदायवाद की धारणा से सर्वथा भिन्न है, अलग है। उदारवाद के अंतर्गत यह आशा की जाती है कि आधिकारिक पदों के लिए होने वाले चुनाव में अपने दृष्टिकोण का खुला प्रचार, वोटों की गिनती, व्यापक महत्व के मुद्दों पर विपक्ष के साथ सलाह मशवरा और निश्चित अंतराल के बाद फिर से चुनाव, ये सब चीज विभिन्न समूहों को सामान्य हित तक पहुंचाने और उसे पूरा करने का मौका देती हैं। उदारवाद समाज में व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक बनाने और सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इससे लोगों में न केवल अपने समान हित वाले लोगों के संपर्क में आते हैं, बल्कि उनके विचार और अनुभव की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह
विभिन्न समूहों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप लोग सामान्य हित के प्रति सजग हो जाते हैं और उसका समर्थन करने लगते हैं। इस सामान्य हित की चेतना इससे सामान्य हित की चेतना पैदा होने पर लोगों में न केवल अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ एकता का अनुभव करते हैं, बल्कि परस्पर विरोधी हितों के मेल जोल से समाज के अन्य सदस्यों के साथ एकता का अनुभव करते हैं, बल्कि परस्पर विरोधी हितों के मेल जोल से समाज प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, जब मालिक और मजदूर अपने सामान्य हित को पहचान लेते हैं तो वे मिलजुल कर ऐसे प्रयत्न करते हैं जिनसे मजदूरों की दशा में सुधार हो और मालिक को भी उचित मुनाफा हो। वस्तुओं की उपयुक्त कीमत और गुणवत्ता व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के लिए संतोषजनक सिद्ध होती है। बस में चढ़ने वाले या टिकट खरीदने वाले लोग पंक्ति बनाकर अपनी अपनी बारी से चलते हैं और सड़कों पर चलने वाला यातायात नियमित और सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ता है। इस तरह उदारवाद के समर्थक समाज में कोई बहुत गहरा संघर्ष नहीं देखते और उन्हें मिलजुल कर परस्पर मतभेद को सुलझाने की उज्जवल संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसके विपरीत मार्क्सवाद के समर्थक समाज में गहरा मतभेद और संघर्ष देखते हैं, जिसे साधारणतः सुलह समझौतों से नहीं सुलझाया जा सकता। राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मुख्य मान्यताएं ये हैं। नंबर 1, आर्थिक हितों की प्रधानता। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं और गतिविधियां आर्थिक प्रणाली अर्थात प्रचलित उत्पादन प्रणाली के लिए ऊपर खड़ी की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, प्रचलित उत्पादन प्रणाली मनुष्यों को निश्चित आर्थिक संबंध में बांध देते हैं। सामाजिक और राजनीतिक संबंध इन्हीं आर्थिक संबंधों के अनुरूप रहते हैं। विभिन्न वर्गों के परस्पर विरोधी हित समस्त राजनीति की प्रेरक शक्ति हैं। उदारवादी सिद्धांत यह मानकर चलता है कि राजनीतिक स्थिति में मनुष्य के नाना प्रकार के हितों का संघर्ष निहित होता है, जैसे कि यह आर्थिक, भाषण, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातिगत हित हेतु का संघर्ष हो सकता है। परंतु मार्क्सवादी सर्वाधिक सिद्धांत का दावा है कि और वही इसका समाधान करना चाहिए। मनुष्य की आर्थिक व्यवस्थाएं ही उनकी प्रधान व्यवस्थाएं हैं, परंतु शासक वर्ग इन व्यवस्थाओं से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें तरह तरह के विवादों में उलझा देता है ताकि उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे पाएं। यदि हम उनकी आर्थिक स्थिति में तो कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं ला सकते, परंतु उनके व्यवसाय, धार्मिक कार्य, राष्ट्रीय विवाद को सुलझा देते हैं, तो इससे समस्या हल नहीं हो जाएगी, बल्कि वह किसी नए रूप में फिर से उभर कर सामने आएगी। दूसरी ओर, यदि मूल आर्थिक समस्या सुविधा दी जाए तो अन्य सब समस्याएं अपने आप गायब हो आएंगी। यदि आर्थिक समस्या की अनदेखी कर दी जाए तो अन्य सब सबसे अच्छा हैं और सुलझाने के एप्लीकेशन निरर्थक होंगे। तो राजनीति वर्ग प्रभुत्व का साधन है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में राजनीति और संघर्ष इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि उसकी उत्पादन प्रणाली तर्कसंगत आधार पर नहीं होती। तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली से अभिप्राय है ऐसी प्रणाली जिसमें क श्रम प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो, ख तकनीकी विकास अपने चरम शिखर पर पहुंच चुका हो ताकि उपलब्ध साधनों से अधिकतम उत्पादन किया जा सके, ग उत्पादन
उत्पादन और वितरण के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व हो, ताकि सारा उत्पादन जनसाधारण की व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए इन्हें गिने लोगों के सुख या उपभोग के लिए नहीं, अर्थात उसका ध्येय सामाजिक लाभ निजी सामाजिक लाभ निजी लाभ न हो, केवल तर्कसंगत नहीं हो पाती। एक छोटा सा वर्ग शेष जनसंख्या को कठोर परिश्रम करने के लिए विवश कर देता है। इस तरह निजी संपत्ति का आविर्भाव होता है और समाज धनवान और निर्धन इन दो परस्पर विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है। धनवान और निर्धन स्वामी के और सेवक शोषक और शोषित इन वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। राजनीति और राज्य समाज के वर्ग विभाजन का परिणाम है। धनवान और निर्धन वर्ग क्रमशः प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्गों की भूमिका संभाल लेते हैं। राजनीति केवल प्रभुत्वशाली वर्ग के हित साधन का माध्यम है। राज्य भी प्रभुत्वशाली वर्ग की शक्ति का प्रतीक है। इस विचार को स्पष्ट करते हुए फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति 1884 के अंतर्गत लिखा है। क्योंकि राज्य का जन्म वर्ग संघर्ष को संयत रखने की आवश्यकता से हुआ है, इसलिए यह साधारणतः अत्यंत शक्तिशाली तथा आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली वर्ग का राज्य है। यह वर्ग राज्य के माध्यम से राजनीतिक स्तर पर भी प्रभुत्वशाली वर्ग बन जाता है। इस तरह यह शोषित और उत्पीड़ित वर्ग के दमन के नए साधन प्राप्त कर लेता। प्राचीन काल का राज्य मुख्यतः दास वर्ग का दमन करने के लिए स्वामी वर्ग का राज्य था। मध्यकाल का सामंती राज्य किसानों और बंधुआ मजदूरों का दमन करने के लिए कुलीन वर्ग का उपकरण था, और आज का प्रतिनिधि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में कामगारों के शोषण का साधन है। परस्पर विरोधी वर्गों के हितों में सामंजस्य संभव नहीं। मार्क्सवाद यह मानता है कि जब समाज परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाता है तो इससे वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। यही वर्ग संघर्ष राजनीति का मूल स्रोत है। मार्क्स और एंगल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, अर्थात इंग्लिश में है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और हिंदी इसका अनुवाद है साम्यवादी घोषणा पत्र, जो 1848 के अंतर्गत इस वर्ग संघर्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। अब तक के सारे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र जन और दास, कुलीन और सामान्य जन, जमींदार और किसान, ठेकेदार और मिस्त्री, संक्षेप में जालिम और मजलिस निरंतर एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। वे कभी चोरी छिपे तो कभी खुलेआम लगातार आपस में लड़ते रहे हैं, और इस लड़ाई का अंत हर बार या तो सारे समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुआ है या फिर दोनों संघर्षरत वर्गों के विनाश के रूप में सामने आया। सामाजिक इतिहास का प्रत्येक अध्याय साक्षी है कि राजनीतिक सत्ता सदैव प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथों में रही है, जिसने दूसरे वर्ग को पराधीन बनाकर उस पर निरंतर अत्याचार किए। इस तरह राज्य उत्पीड़न का साधन मात्र रहा है। यह वर्ग संघर्ष स्वभावतः क्या इतना गहरा है कि इसका समाधान संभव नहीं। राजनीति के माध्यम से इसे शांत नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत इस संघर्ष में प्रभुत्वशाली वर्ग पराधीन वर्ग का दमन करके उसे चुप कर देता है। इससे ऊपरी तौर पर दोनों वर्गों में समझौते का आभास होने लगता है, परंतु वास्तव में यह स्थिति संघर्ष के दमन से पैदा होती है। इधर शिक्षा, सामाजिक संस्थाओं और प्रचलित परंपराओं के माध्यम से निर्धन वर्ग के मन में
निर्धन वर्ग के मन में ऐसे विचार, विश्वास और संस्कार भर दिए जाते हैं जिनसे वे धनवान वर्ग के वर्चस्व को चुनौती देने की बात सोच ही नहीं पाते। अतः शासक वर्ग निश्चित हो जाता है। जब तक समाज का रास्ता विरोधी वर्गों में बढ़ा रहेगा, तब तक राज्य और राजनीति प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ की कठपुतली रहेंगे और इनका प्रयोग पराधीन वर्ग के दमन के लिए होता रहेगा। पूंजीवाद के पतन के बाद समाजवाद की अवस्था में भी यह सिलसिला जारी रहेगा, परंतु तब तक इसका निशाना उलट जाएगा। दूसरे शब्दों में, जहां पूंजीवाद की अवस्था में पूंजीपति मजदूरों का दमन करते हैं, वहां समाजवाद की अवस्था में मजदूर पुराने पूंजीपतियों का दमन करेंगे ताकि वे प्रतिक्रांति न्याय कर सके। परंतु जहां पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजीपति अपने निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण वर्ग व्यवस्था, राज्य और राजनीति को कायम रखते हैं, वहां समाजवाद के अंतर्गत मजदूर वर्ग का ऐसा कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजीपतियों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मजदूरों की जरूरत होती है, परंतु समाजवाद के अंतर्गत मजदूरों को अपना काम चलाने के लिए पूंजीपतियों की जरूरत नहीं होती। इसलिए समाजवाद में पूंजीपतियों और पूंजीवादी संस्थाओं को समाप्त कर देना जरूरी समझा जाता है। पूंजीपति वर्ग की समाप्ति के साथ समाज में एक ही वर्ग रह जाता है, वर्किंग क्लासेज, मजदूर वर्ग या कामगार वर्ग, जिसमें किसी का शोषण नहीं करना होता। अतः उस समय वर्ग विहीन समाज का उदय होता है। वर्ग विहीन समाज में राज्य और राजनीति की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, इसलिए राज्य लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है समाजवाद। तो मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद के पतन के बाद की वह स्थिति जिसमें कामगार वर्ग के नेतृत्व में उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित कर दिया जाता है, श्रम को सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाता है और उत्पादन की शक्तियों के पूर्ण विकास का प्रयत्न किया जाता है। संक्षेप में, मार्क्सवाद के अनुसार परस्पर विरोधी वर्ग हितों को राजनीति की प्रक्रिया से आपस में नहीं मिलाया जा सकता। इसके विपरीत राजनीति स्वयं वर्ग संघर्ष की उपज है और वर्ग संघर्ष की समाप्ति के बाद स्वयं राजनीति भी समाप्त हो जाती है। तो कमेंट में अपनी राय लिखें कि आपके विचार कैसे हैं, आपको वीडियो कैसी लगी।